पिछले क्लास में जहां तक पढ़ाई हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, बात नहीं। हाँ, वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज पढ़ना है हमको स्वप्रेरण के बारे में। स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग दिया जाए, बात नहीं, हेडिंग देंगे स्वप्रेरण। स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। हेडिंग दिया जाए स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन एक म्यूचुअल भी होता है जिसको पारस्परिक या अन्योन्य कहा जाता है। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए कुंडली में, कुंडली में, कुंडली में प्रवाहित, कुंडली में प्रवाहित अपनी धारा के कारण ही, कुंडली में प्रवाहित अपनी धारा के कारण ही, कुंडली में प्रवाहित अपनी ही धारा के कारण ही, हो गया बालक, अपनी ही धारा के कारण ही विद्युत वाहक बल का, अपने ही धारा के कारण ही विद्युत वाहक बल का, विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना, अपने धारा के कारण है विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना, विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना स्वप्रेरण, विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना स्वप्रेरण कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। इसी में आगे कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं इसी में आगे लिखना है, या करके नहीं लिखना है। लिखेंगे स्वप्रेरण को, स्वप्रेरण को विद्युत चुंबकीय जड़त्व के नाम से भी जाना जाता है। स्वप्रेरण को विद्युत चुंबकीय जड़त्व के नाम से भी, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय जड़त्व के नाम से भी, विद्युत चुंबकीय जड़त्व के नाम से भी जाना जाता है, विद्युत चुंबकीय जड़त्व के नाम से भी जाना जाता है। हो गया बालक, डायग्राम समझा जाए थोड़ा सा। अब देखिए पहले एक डिवाइस देख लीजिए, इंडक्टर, इसको कॉइल के टर्म में हम लोग रखते हैं, इसको प्रेरक कहा जाता है। जब सर्किट बनाएंगे तो इसका नाम देंगे एल सर्किट, इंडक्टर कहेंगे, ये एल सर्किट से लिखा जाता है। और ये अलग अलग टाइप का होता है, कुछ इस तरीके से भी होता है। तो हम लोग देखिए इंडक्टर का ये चिन्ह है, तो आप बार बार देखिएगा हम लोग कॉइल जैसे बना रहे हैं, तो इसी को प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग डिवाइस में अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन रहेगा ये सर्कुलर फॉर्म में, जैसे स्प्रिंग वगैरह रहता है हम लोग का। अब इसी से संबंधित 3 वो सर्किट पढ़ाएंगे आपको, 7 सर्किट पढ़ना है। इसका नाम है एल सर्किट, आर सर्किट, सी सर्किट, और फिर दो मिला के बनाया जाएगा, एल आर सर्किट, एल सी सर्किट, सी आर सर्किट। 6 हुआ, एक बार तीनों मिल जाएगा एक में तो हो जाएगा एल सी आर सर्किट। अभी हम लोग बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन पे। ये सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण क्या है? तो ध्यान देंगे, अपने ही धारा के कारण अपने आप को प्रेरित कर लेना स्वप्रेरण कहलाता है। फिर से एक बार समझते हैं, जब अपने ही धारा के कारण अपने आप को प्रेरित कर लेना स्वप्रेरण कहलाता है। तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग बनाकर हम समझा दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, एक इंडक्टर ले लेंगे, एक प्रेरक ले लेंगे, कुछ इस तरीके से, और इसको क्या करना है आपको, अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से कनेक्ट कर देना है।
अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स का सिंबल ये होता है। अब इसमें क्या है कि जब करंट जाएगा बालक, ध्यान देंगे, इसमें जैसे ही करंट अंदर जाएगा तो आपको मालूम है कि करंट जब कॉइल में जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। कल ही फैराडे के नियम में हमने पढ़ा था। तो जब करंट इसके अंदर जाएगा कॉइल के अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र बना लेगा, और इस चुंबकीय क्षेत्र कुछ दूर तक होगा, यहां तक होता है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा तो इसमें चुंबकीय बल रेखा होगा। तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र में कौन रहता है, चुंबकीय बल रेखा। और ये बल रेखा क्या करेगा, तो बाकी जो कॉइल से देख रहे हैं इस सब में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देता है। क्या करेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देगा। और जैसे ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा इसमें एक और करंट प्रेरित हो जाएगा जिसका नाम होगा प्रेरित विद्युत धारा, ठीक है। इसका नाम होगा प्रेरित विद्युत धारा। तो कहिएगा सर ये वो करंट तो पहले से था, तो ई करंट इसका है, ये प्राइमरी करंट कहलाएगा जो ई दे रहा है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल बनता है, और उस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे। और उस विद्युत वाहक बल के कारण इसमें क्या बनेगा, करंट बनेगा, जिसको प्रेरित विद्युत धारा कहा जाता है। तो अब बताइए कि एक कॉइल क्या दूसरे के करंट से ये चुंबक से प्रेरित हो रहा है, नहीं। कल हम लोग क्या पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे कि चुंबक को हम बार बार आगे पीछे कर रहे थे, तो आगे पीछे करने से प्रेरित हो गया था। लेकिन यहाँ पर चुंबक है ही नहीं, ये अपने ही करंट से प्रेरित होके एक धारा बना रहा है जिसका नाम है प्रेरित विद्युत धारा। कोई दिक्कत वाले? तो याद रखिएगा अपने ही करंट से कोई प्रेरित हो जाए तो उसको स्वप्रेरण कहा जाता है। यही डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए प्राइमरी करंट कह रहा है, ये इसका प्राइमरी करंट है। लेकिन जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी करंट, जो करंट इससे जा रहा है इससे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबकीय क्षेत्र बनने से इसमें आपका चुंबकीय क्षेत्र बनने से इसमें विद्युत वाहक बल बनेगा, और यही विद्युत वाहक बल क्या करता है, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, प्रेरित धारा। अब इसमें होगा क्या बालक, इसमें होगा ये, थोड़ा समझिए, इसमें होगा ये कि करंट यहां पहुंचा है आपका, तो ई करंट यहां भी पहुंचा है, तब तक एक करंट यहां मालूम चल जाएगा कि हमसे पहले एक करंट यहां बन गया। मतलब आपका करंट इस कॉइल में रहेगा लेकिन इसका प्रभाव यहाँ पे मालूम चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण इसमें एक और करंट आ गया है जिसका नाम है प्रेरित विद्युत धारा। तो याद रखेंगे ये प्रेरित विद्युत धारा बड़ा वाला आई कहां से आ गया, तो चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से, चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेगा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। पहला कॉइल में करंट है, फिर दूसरा में आएगा, फिर तीसरा में आएगा, तो याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और इसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल बनेगा, और इस विद्युत वाहक बल के कारण क्या बनेगा, करंट। तो अब ये कॉइल किसी दूसरे से प्रेरित है कि अपने ही स्रोत से है, तो इसको क्या कहेंगे, स्व। क्लियर है वाले? तो याद रखेंगे स्वप्रेरण क्या होता है, तो जब कोई प्रेरक, जब कोई कुंडली अपने ही धारा से, अपने ही परिपथ से प्रेरित हो जाता है तो उसको हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। अब डायग्राम बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है, आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। अब इसमें पूछ देंगे कि बताइए इसमें कौन बल्ब पहले जलेगा, B1 B2 ना है, B कहाँ है, B1 की B2, B2, कोई B1 भी कर रहा है, कोई B2 भी कर रहा है, तू बताओ तो क्या है B2? ना B1 हो गए, फिर कहोगे ना सर B2 हो गए। चलिए तो ध्यान देंगे बालक, यहाँ पर अगर बात किया जाए जलने के लिए तो स्विचिंग सिस्टम का तो ये काम करता है, लेकिन याद रखेंगे कि सबसे पहले करंट, अब कोई कहेगा सर नजदीक है तो इसमें पहले ना करंट आएगा, नजदीक है दूर से मतलब ही नहीं है। देखिए ना कॉइल किसे बनाया गया, यहाँ से जितना दूरी पर है उतना दूरी पर ही है,
नजदीक दूर से मतलब ही नहीं है। आप कहेंगे कि सर अगर बल्ब जलाना हो तो जलेगा तो ये, लेकिन अगर बल्ब बुझाइएगा तो ये देर से बुझेगा, ये पहले बुझ जाएगा। रीजन क्या है? और एक चीज और बता रहे हैं, इसमें करंट पहले पहुंचता है लेकिन ये जलता नहीं है। क्यों नहीं जलता? इसका कारण क्या है कि ये धीरे धीरे अपना मात्रा बढ़ाता है, आपको महसूस नहीं होगा। जैसे आप देखिएगा अपने गली वगैरह में स्ट्रीट लाइट पीला कलर वाला, ये नहीं जो एलईडी है, ये नहीं। पहले जो पीला रंग का वेपर लगता था, उसमें लाइट आने के बाद वो अचानक नहीं जलता था, वो धीरे 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 गर्म, जैसे जैसे गर्म होगा उस तरीके से उसका लाइट बढ़ता था। और लाइट कट जाने के बाद वो धीरे धीरे लाइट कम होता था। अब ये एलईडी वाला तो तुरंत बंद हो जाएगा, उसी समय बंद हो जाएगा, क्योंकि एलईडी स्विचिंग सिस्टम पे काम करता है। लेकिन जिसमें कॉइल है, जिसमें इंडक्टर रहता है, वो जल्दी बंद नहीं होता है। अगर आपका लाइट कट भी जाएगा तो उसका एनर्जी धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि ये अपने अंदर ऊर्जा रखता है बाबा। अब इसमें क्या होगा समझते हैं। इसमें होगा ये कि जैसे करंट पहला कॉइल में पहुंचेगा, जैसे करंट यहाँ पहला कॉइल में पहुंचा यहां पर, तो इसका प्रभाव, क्योंकि तो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र बनाने से इसका प्रभाव यहां पर महसूस किया जाएगा। तो दूसरा में आएगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, तीसरा में आएगा तो इसके पास पहुंच जाएगा। तो याद रखेंगे, ये खाली रोकता है करंट को, लेकिन ये रोकता नहीं है, उसको अपने अंदर इकट्ठा भी करता है, ये ऊर्जा संचित करता है। याद रखिएगा, ये पढ़ाएंगे कितना करता है, लेकिन याद रखिएगा ये अपने अंदर ऊर्जा, करंट को स्टोर नहीं करता है, लेकिन ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, वोल्टेज को स्टोर कर लेगा। और ई कब खत्म होगा? तो लाइट आप काट दिए यहां से, तो जो इसमें का एनर्जी बचा हुआ है, ये सारा एनर्जी इस बल्ब को दिया जाएगा। और जब ई एनर्जी खत्म होता है तब बल्ब जाके बंद होता है, जबकि तो तुरंत बंद हो जाएगा। स्विच बंद कीजिए बंद हो जाएगा, लेकिन ई बंद नहीं होगा। ये कब होगा? तो हर एक कॉइल में का एनर्जी जब वोल्टेज खत्म होगा तब लास्ट में बंद होता है। और जब स्विच दबा दीजिएगा तो सोचिएगा ये जल जाए, नहीं जलेगा। कब जलेगा? जब ये एनर्जी इसमें आके स्टोर हो जाएगा तब। लेकिन इसका प्रभाव पहले ही पहुंच जाता है। अब अंतर यह है कि सर तो स्विचिंग सिस्टम पे काम करता है और इसमें जाता करंट पहले है, लेकिन हमको दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्टोर होते रहता है। कोई दिक्कत वाला समझने में? तब बताइए, इस कुंडली के लिए अलग से हम लोग कुछ लगाए हैं कि तुम्हें एनर्जी स्टोर करना नहीं, ये अपने ही करंट के कारण ये क्या हुआ है? प्रेरित हुआ है, अपने ही करंट से प्रेरित हुआ, उसको एनर्जी के रूप में स्टोर कर लिया। कोई दिक्कत वाला? अब डायग्राम बनाना होगा तो आप दोनों में से कोई डायग्राम बना सकते हैं। अभी हम लोग दो डायग्राम देखे हैं, इसको भी आप बना सकते हैं और इसको भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो बेहतर लगे आप बना सकते हैं। नीचे वाला ठीक था? देखो इसे आसान के फिर मेरा चलो चलो नीचे ही वाला बना। चलिए बनाइए, डायग्राम बनाइए। देखिए एसी करंट दे दिया जाए पे,
हो गया बालक। चलिए आगे हेडिंग दिया जाए। हटा दे। तो देखिए आप ये भी डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी दिख रहा है कि करंट है जैसे इसमें जा रहा है, तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें एक विद्युत वाहक जनरेट हुआ है। विद्युत वाहक बल क्या उत्पन्न किया, तो प्रेरित विद्युत धारा, ग्रीन कलर से यहाँ पे दिखाया गया है। और ये प्राइमरी करंट है। प्राइमरी करंट कौन, जो कि अल्टरनेटिंग करंट सोर्स दिया है ये। और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए स्वप्रेरण गुणांक। पैराग्राफ चेंज करके स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरक तत्व। इसको इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी कहा जाता है। दो नाम है, लिख दिया दोनों। सेल्फ इंडक्टेंस कहिए या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन लिखेंगे लैंग्वेज। हो गया बालक। लिखेंगे किसी कुंडली से प्रवाहित धारा, किसी कुंडली से प्रवाहित धारा आई, किसी कुंडली से प्रवाहित धारा आई, किसी कुंडली से प्रवाहित धारा आई तथा कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स तथा कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स तथा कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि अब क्या लिखिएगा देखिए थोड़ा सा। तो आप लिखेंगे बालक कि जो फाई होगा ये समानुपाती है आई का। इसका मतलब ये है कि जितना ही अधिक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही अधिक करंट बनेगा, और फ्लक्स में परिवर्तन कम होगा तो करंट कम बनेगा। याद कीजिए फैराडे सेकंड लॉ में हम बोले थे कि कोई कहेगा चुंबक को हम नहीं चलाएंगे तो करंट नहीं बनेगा। तो याद रखेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन प्रेरित विद्युत धारा को डिसाइड करता है। अब ये जब समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो एक नियतांक ले लेंगे, और ये जो नियतांक होगा इसको L से लिखा जाएगा, और ये हो जाएगा L इंटू आई, और इसको समीकरण देंगे 1, दोनों लिखा जाएगा। फाई बी इक्वल टू L इंटू आई। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पर L क्या है, तो ध्यान देंगे बालक, L एक नियतांक है जिसको स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। लिखा जाए, लिखेंगे जहां L एक नियतांक है
जहां एल एक नियतांक है जिसे जिसे कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक जिसे कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। स्वप्रेरक गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। अतः L इक्वल टू 5e/i। अतः देखिए सामने लिखा हुआ है, अगर आपसे कहा जाए कि तब L ही बता दीजिए स्वप्रेरकत्व गुणांक कितना होगा, तो जब L निकालेंगे तो ये क्या होगा, I डिवीजन में आ जाएगा और ये होगा L इक्वल टू 5e/i। हो गया बालक। तो L क्या है, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरक गुणांक। अब आपसे कहा जाएगा इसका ऐसा ही मात्रक विमीय सूत्र बताइए, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए स्वप्रेरकत्व का, अब देखिए दो नाम है तो हम एक ही लिखवा रहे हैं, याद रखिएगा। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट ये मात्रक और विमीय सूत्र है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र, डैश दे दीजिए और देखिए बालक, यहां पर सबसे पहले बात हुआ है एसआई मात्रक का। एसआई मात्रक, तो ये बताइए कि L इक्वल टू 5e/i है बालक। तो 5 के लिए मात्रक क्या है, तो आपका ये टेस्ला मीटर स्क्वायर है, करंट के लिए एम्पियर है। इसका एक और है, इसको वेबर कहा जाता है और ये एम्पियर है। और याद रखेंगे वेबर पर एम्पियर या टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर को हेनरी कहा जाता है, हेनरी कहेंगे। क्या कहा जाएगा बालक, हेनरी। अब किसके बराबर होगा, तो देखिए दोनों नाम लिख दे रहे हैं। आप कहिएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर एम्पियर इनवर्स 1 हो या वेबर एम्पियर इनवर्स 1 हो, इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, तो हेनरी कहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हेनरी किसका मात्रक है, तो क्या बताइएगा, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का लिख लेंगे बाबा। जो कल क्लास नहीं आए होंगे, आप कल वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि फैराडे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और लेंज का नियम इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसमें लेंज का एक ऊर्जा संरक्षण वाला लिखवाए थे, उस पर विशेष ध्यान, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ाए जवाब। तो ये इसका मात्रक हो गया। अब हम बात करेंगे विमीय सूत्र पर, तो विमीय सूत्र भी निकाला जाए इसका। आगे बढ़ा इसको, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए वाले। हो गया जी, विमीय सूत्र है, तो देखा जाए विमीय सूत्र L इक्वल टू 5e/i, 5e/i। तो ये बताइए फ्लक्स का विमीय सूत्र कितना होता है, चुंबकीय फ्लक्स का। बहुत अच्छा, कल ही हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि चुंबकीय फ्लक्स का ml² T इनवर्स 2 A इनवर्स 1 होता है।
अब करंट के लिए एक ए नीचे है, तो जब ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स 2 हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 ए इनवर्स 2 लिख लेने वाला, ये इसका बीमीय सूत्र है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण 2 से हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसमें कह रहा है कि जब करंट को 1 एम्पीयर कर दिया जाए तब बताइए क्या होगा। तो अभी हम आगे चल के लिखेंगे इसके बारे में। हो गया बीमीय सूत्र, लिखा जाए, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 2 में क्या करना है, तो लिखेंगे जब I बराबर 1 एम्पियर हो तो याद कीजिए हम लोग लिखे हैं कि L इक्वल टू 5E/I, याद है। और आप बोल दिए कि करंट को कितना कर लीजिए 1 एम्पियर, तो इसमें अगर करंट को 1 एम्पियर कर लिया जाए, 1 एम्पियर कर लिया जाए तो L किसके बराबर हो जाएगा 5। अब सवाल ये भी है सर आप 1 पर क्यों गणना कर रहे हैं, पीछे 2 था समीकरण 3 हो जाएगा, क्यों गणना कर रहे हैं, तो कोई भी यूनिट पर चेक किया जाता है। जब 1 एम्पियर पे मिल जाएगा तो हम 10 एम्पियर या 100 एम्पियर पे भी निकाल सकते हैं। तो आप यहां से लिख लीजिए। अब समीकरण 3 से हम क्या कर सकते हैं बालक, तो आप कहिएगा कि आपका चुंबकीय फ्लक्स जो है इस स्वप्रेरक गुणांक के बराबर होगा, कब, जब परिपथ से 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो तब। लिख लिए, लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके। अतः हम कह सकते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से, संख्यात्मक मतलब संख्या में जो बराबर हो, या परिमाण भी कह सकते हैं, संख्यात्मक रूप से कुंडली से, संख्यात्मक रूप से कुंडली से जुड़े हुए, संख्यात्मक रूप से कुंडली से जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, कुंडली से जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जब कुंडली से 1 एम्पियर की धारा, जब कुंडली से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, जब कुंडली से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, अतः स्वप्रेरण के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल, स्वप्रेरण के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल डैश दे दिया जाए। अब देखिए क्या हम लोग निकालने वाले हैं, तो कह रहा है कि मान लिए कि इस सर्किट में, ध्यान देंगे वाले, कह दिया गया कि सर्किट में 1 एम्पियर का करंट देंगे तब बताइए आपका विद्युत वाहक बल कितना होगा। ठीक है, कितना करंट 1 एम्पियर पर निकालना है, तो आप बोले कि L बराबर 5 है, तो अब इसमें गणना करेंगे विद्युत वाहक बल का, तो देखिए विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो ये बताइए विद्युत वाहक बल आप क्या पढ़े हैं, तो विद्युत वाहक बल बराबर -N इंटू कितना था बालक, तो d5 dt, यही था ना।
अब आप कहिए सर उसमें बी नहीं लिखा था, तो वहां भी बी है, आप लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से जहां आ गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण, दिमाग में सेट कर लीजिए चुंबकीय क्षेत्र का बात हो रहा है, क्योंकि फैराडे ने चुंबक के गतिशील होने के कारण बहुत सारे प्रभावों के बारे में बताया है। अब यहां पर आपसे कहा गया कि -n और d फाई है बालक, इसको अगले स्टेप में ले लेते हैं। विद्युत वाहक बल बराबर -n इंटू डी। अब फाई भी कितना था, तो L इंटू आई था, और बटा में dt। अब इसमें अचर कौन है, नियतांक L है, इसको बाहर निकालिए। तो विद्युत वाहक बल बराबर -n इंटू L बाहर, और ये हो गया कितना, तो di अपॉन dt। अब आपने बोला कि सर विद्युत वाहक बल जो है, ठीक है, n L di अपॉन dt है, तो यहां क्या करेंगे कि जब n क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, इसको 1 कर दिया जाए, मतलब एक कुंडली के लिए, तो इसको एक समीकरण पहले दिया जाए। पीछे वाला कितना था समीकरण, 3 था, तो इसको दे देंगे 4। अब कह दिया कि जब n बराबर 1, मतलब एक कुंडली रहे तब, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो विद्युत वाहक बल बराबर -L इंटू di अपॉन dt। समीकरण नंबर बालक 5। तो याद रखेंगे ये 4 और 5 दोनों क्या है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण है, लिख लीजिए। तो यहां से, और इस समीकरण कहां से आया, तो फैराडे का दूसरा नियम, कल निकाले थे पिछले क्लास में हम लोग। हो गया वाले, लिखना होगा इसके बारे में। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, कुंडली में फेरों की संख्या। जब n रख दिए तो इतना आया। अब उसमें कुंडली अगर मेंशन रहेगा तो n का वैल्यू आपको यूज करना होगा। लिखेंगे समीकरण 4 तथा 5, लैंग्वेज लिखा जाए, समीकरण 4 तथा 5 की मदद से, समीकरण 4 तथा 5 की मदद से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, समीकरण 4 तथा 5 की मदद से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। कोई दिक्कत बालक? चलिए, तो याद रखेंगे कि विद्युत वाहक बल इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक एवं बीमीय सूत्र ज्ञात करें। परिभाषा लिखकर डायग्राम बना के और मात्रक बीमीय सूत्र निकालना है। क्लियर है बालक? तो जितना पूछा जाए उतना का ही आप जवाब देंगे। और ये वाइवा में भी बहुत बार पूछा गया है, जो आप प्रैक्टिकल दीजिएगा तो उसमें एक वाइवा होता है मौखिक पूछताछ, उसमें भी पूछा जाता है कि बताइए हेनरी जो है किसका मात्रक है, तो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का। क्लियर है बालक? बाकी अगले क्लास में हम लोग करेंगे।